नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा विज्ञान प्रकाश में। तारीख है आज की 8 फरवरी। तो 1000 कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती होने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन ये जो भर्ती होगी फ्रेंड्स, ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब हुआ कि मेरा काम कर दो और इतना पैसा ले लो, ठीक है। तो इस प्रकार से भर्ती होने वाली है। तो प्रदेश में कुल 350 तहसीलों में 1000 से ज़्यादा लोगों को रखा जाएगा इसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से। और इसमें क्या होगा कि तहसीलों को 4 श्रेणियों में बांटा जाएगा। और श्रेणी 1 में रोजाना औसतन 300 से अधिक खतौनी की नकल जारी करने वाली जो तहसीलें होंगी वो आएंगी। श्रेणी 2 में 200 से 300 के बीच नकल जारी करने वाली तहसीलें, श्रेणी 3 में 100 से 200 और श्रेणी 4 में औसतन 100 से कम नकल जारी करने वाली तहसीलें आएंगी। राजस्व परिषद ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि तहसील कंप्यूटर केंद्र पर कंप्यूटरीकरण के काम में ज़रूरत के आधार पर आउटसोर्सिंग पर तकनीकी जनशक्ति सेवा ली जाएगी। तो ये जो नाम होगा जनशक्ति सेवा क्रय केंद्र, ये नाम रखा जाएगा, ठीक है। और ये काम इसमें क्या होगा कि खतौनी, खसरा, भू नक्शा, वरासत आदि संबंधी इसमें काम होंगे। तो ये प्रक्रिया अब स्टार्ट होने वाली है और इसमें आउटसोर्सिंग के आधार पर 1000 जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनकी नियुक्ति की जानी है। और बात करें अगर पीसीएस परीक्षा के बारे में, तो पीसीएस 2021 में बहुत सारे अभ्यर्थी जो पीसीएस 2020 में ही अपना जो अंतिम अवसर है दे चुके हैं, तो अब वो लोग ये मांग कर रहे हैं कि जैसे कि यूपीएससी में एक अवसर और दिया गया है, तो उसी प्रकार से यूपीपीएससी में भी एक अवसर और मिलना चाहिए। और इस मांग के पीछे 3 प्रमुख कारण बताए गए हैं। कोविड के कारण वर्ष 2020 में आयोजित सभी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की उपस्थिति बेहद कम रही और बहुत से अभ्यर्थियों ने अपने परिवार के सदस्यों को भी खो दिया, जिसके चलते वो परीक्षा नहीं दे पाए थे, तो मानवीय आधार पर। दूसरी बात कि आयोग की ओर से जो परीक्षा आयोजित हुई 2018 और 19 में, उसमें बदलाव हुआ और इसलिए बदलावों को ध्यान में रखकर भी एक अवसर बनता है। और पूर्व सरकार के भ्रष्टाचार के कारण अभ्यर्थियों ने अपने 5 वर्ष गंवाए हैं, तो भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच चल रही है, ये भी एक कारण इसमें बताया गया है। फिलहाल कोविड संकट को देखते हुए वर्ष 2020 में आयोजित पीसीएस, आरओ, न्यायिक सेवा परीक्षा, एपीओ समेत अन्य सीधी भर्ती की परीक्षाओं में अतिरिक्त अवसर प्रदान करने की मांग प्रतियोगी छात्रों के द्वारा उठाई गई है। और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त अवसर देने का निर्देश दिया है, जिसे लेकर यूपी के उन प्रतियोगी छात्रों में फिर से उम्मीद जगी है जो कोरोना के कारण परीक्षा से वंचित रह गए थे। वैसे मिलना भी चाहिए, एक अवसर और मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले वर्ष तो स्थितियां ऐसी थी कि बहुत सारे लोग निकल ही नहीं पाए घर से। और प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग ने एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी प्रतियोगियों के भविष्य को देखते हुए एक और अवसर देना चाहिए। और बीईओ के बारे में बात करें तो आरक्षण की अनदेखी पर प्रदर्शन जारी है। खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती में ओबीसी आरक्षण में कथित विसंगति के खिलाफ रविवार को अभ्यर्थियों ने बालसन चौराहे पर प्रदर्शन किया है। प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। इसमें यह कहा गया है कि 309 पद थे कुल, जिसमें 27% आरक्षण के अनुसार 83 सीट पर ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन मात्र 31 पद पर ओबीसी चुने गए हैं। तो इस पर जो है जवाब मांगा गया है। और देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर जवाब दे देना ही बेहतर होता है। तो अगर आंसर आ जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। और रुकी फाइलों का फंसेगा मामला, तो बात यहाँ पर हो रही है कि एलटीगेट की करीब 2000 फाइलों का अब तक निस्तारण नहीं हो सका है, तो ये फाइलें फंसने वाली हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, खबर ये है कि एलटीगेट में सभी विषयों की फाइलें निदेशालय को भेज दी गई हैं। सिर्फ महिला सामाजिक विज्ञान की जो फाइलें हैं वो अभी रुकी हैं, उसे भी बस इसी सप्ताह भेज दिया जाएगा। और इसके अलावा 2000 के लगभग उन चयनित अभ्यर्थियों की फाइल भी है जिसमें कोई न कोई मामला है, मतलब आयोग मौजूदा समय में पीसीएस समय दूसरी भर्ती परीक्षाओं में काम हो रहा है। तो एलटीगेट की जो फाइलें रुकी हैं उनके निस्तारण का काम थोड़ा सुस्त है। लोक सेवा आयोग ने एलटीगेट 2018 के तहत 15 विषयों में 10,768 पद की भर्ती निकाली थी। अभी तक सारे विषयों की फाइलें निदेशालय जा चुकी हैं। सिर्फ सामाजिक विज्ञान महिला अभ्यर्थियों की 927 फाइल रुकी है, जिसे निस्तारित किया जाना है और ये भी इसी सप्ताह भेज दी जाएंगी। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों की जैसे कि जाति प्रमाण पत्र वगैरह कुछ मतलब इनकम्प्लीट फाइलें हैं, उनको रोका गया है, तो उनके निस्तारण का जो काम है वो अभी फ़िलहाल रुका हुआ है। तो देखते हैं
उनका निस्तारण कब तक हो पाता है। मुझे लग रहा है कि ये जो रुकी हुई फाइलें हैं उनको अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश को जल्द नए अवसरों की सौगात दे सकता है। इसके लिए फरवरी में 2 PCS परीक्षाओं का परिणाम जारी किए जाने की तैयारी है। PCS 2020 की मुख्य परीक्षा और PCS 2019 का अंतिम परिणाम जारी किया जाना है। इसके लिए आयोग में युद्ध स्तर पर काम भी चल रहा है। कापियों का मूल्यांकन कराने के साथ परिणाम तैयार करने का काम चल रहा है। तेजी को देखते हुए दोनों परिणामों के इसी महीने जारी होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। तो ये हैं कुछ अपडेट्स फ्रेंड्स, और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। खबर ये है कि लोक सेवा आयोग ने PCS 2020 मेंस की जो परीक्षा हुई थी 21 से 25 जनवरी तक प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के 11 केंद्रों पर, तो इसमें 487 पद थे, जिसके सापेक्ष 5139 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। और अभ्यर्थियों की संख्या कम होने से मूल्यांकन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो 2 परिणाम आने हैं, बस इतना ही समझिए। और राजकीय महाविद्यालयों के लिए पहल, तो देखो यहाँ पर बात हो रही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो एडेड महाविद्यालय होते हैं उसमें जब भर्ती होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वो भर्ती UPSC करवाता है। लेकिन जो राजकीय महाविद्यालय होते हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती है उसे कौन करवाता है? UPPSC करवाता है। तो UPPSC के बारे में यहाँ पर खबर है कि प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के खाली पड़े पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी प्राचार्यों से 9 फरवरी तक रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। पहली बार राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती करता है। आयोग ने पिछले दिनों कई विषयों में प्रवक्ता के पदों का अंतिम चरण परिणाम जारी किया है। अब इन्हें कॉलेज आवंटित किया जाना है, तो इसके लिए कहाँ पर कितने पद रिक्त हैं ये जानकारी यहाँ पर मांगी जा रही है। और अभी हाल ही में GIC के लिए वैकेंसी भी आई थी, जिसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो निकल चुकी है। फिलहाल परीक्षा जो है वो इसकी डेट आ चुकी है। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए निदेशालय ने सभी राजकीय स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यों से विषयवार रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर ही चयन की प्रक्रिया चल रही है और ज़्यादातर विषय में प्रवक्ताओं के पदों पर चयन की संस्तुति शासन को मिल भी चुकी है। चयनित प्रवक्ताओं की तैनाती प्रदेश के राजकीय स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर ऑनलाइन की जाएगी। इसके अलावा ये कहा गया कि निदेशक से स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की जानकारी 9 फरवरी तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, हालांकि आप लोगों ने कई बार ये सवाल पूछा है, तो मैं इसको यहाँ पर आंसर करना चाहूँगा कि वर्तमान में जो इस समय एनालिसिस अगर आप करेंगे तो 2021 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो इसमें कई शिक्षक भर्तियाँ हैं। तो इन शिक्षक भर्तियों में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी शिक्षक भर्ती है, एक तो आपकी 1 to 5 के लिए आने वाली है शिक्षक भर्ती, जिसमें लगभग 51,000 पद हैं। ठीक है, इसके अलावा जूनियर में एडेड में तो इसमें पदों की संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, 6 to 8 के लिए लगभग 2,000 के आसपास पद मान के चलिए। इसके अलावा GIC में आपने आवेदन कर ही दिया होगा, और इसके अलावा TGT और PGT में आवेदन होने वाले हैं 2020 के लिए। तो ये कुछ मुख्य शिक्षक भर्तियां हैं जो उत्तर प्रदेश में 2021 में आएंगी, पूरी संभावना है। तो इसी के साथ UPSSC और UPPSC में भी कुछ वैकेंसी जाने वाली हैं। UPPCS 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। इसके अलावा RO और ARO के लिए भी अभी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, लेकिन परीक्षा डेट आ गई है 1 अगस्त। PCS की है 13 जून। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर कुछ लोग ये कन्फ्यूज हैं कि वो किस परीक्षा की तैयारी करें। तो मेरे मन में अभी आया कि इसका आंसर आप लोगों को मिलना चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स बहुत सारी भर्तियां हैं, तो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, सबसे पहले तो आप उनकी एक लिस्ट बना लें। ठीक है, दूसरी बात ये कि फिर आप ये डिसाइड करें कि कौन सी भर्ती परीक्षा का सिलेबस मतलब आपके इतने जो है हिसाब से है कि आप उसको इस बार क्रैक कर लेंगे। ठीक है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो 1 to 5 वाली या फिर 6 to 8 वाली हो। हालांकि कुछ शिक्षक भर्तियां लाइक एज अगर 1 to 5, 6 to 8, इसके अलावा TGT PGT में थोड़ा सा अंतर है।
टीजीटी पीजीटी में क्या होगा कि सिर्फ आपको अपना विषय पढ़ना है, और 1 to 5, 6 to 8 जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आने वाली है, इन सब में क्या होगा कि स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार एक ऐसे पद का इसमें से चयन कर लें जिसमें आपको निश्चित रूप से सफल हो जाना है। ठीक है, पद की प्रतिष्ठा पर न जाएं। सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो एक जॉब के लिए आप जो है प्रयास कर लें कि एक जॉब आपको हर कम कीमत पर 2021 दिसंबर तक आपको ले लेनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो आपको आसान लगता हो, सबसे आसान, लेकिन उसमें भी कोताही नहीं बरतनी है। जो आपको सबसे आसान लगता हो पहले उसको ले लीजिए। मतलब आप सबसे पहले जॉब ले लीजिए। जॉब लेने के बाद फिर आगे चल के आप अपने सपनों को पूरा करिए। मतलब जैसे कि अगर इस साल अभी तक आपके पास कोई जॉब नहीं है तो इस साल जो भी वैकेंसी जा रही है उसकी लिस्ट बना लो, उसमें से देख लो कि कौन सी वैकेंसी पर अब आप अपनी सारी एनर्जी को टारगेट करने वाले हो। ठीक है, उसी पर सारी ऊर्जा लगा दो, सारी चीज़ें कंप्लीट कर डालो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस साल जॉब लेने का लक्ष्य बना लो। उसके बाद जो आपके सपने हैं, आपको पीसीएस बनना है या जो कुछ भी बनना है, उसके लिए फिर अगली बार, क्योंकि इससे क्या होगा कि कम से कम आपका जो समय होगा वो ज़ाया नहीं होगा। आपके हाथ में एक जॉब रहेगी तो ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ आप तैयारी कर पाएंगे। और इस समय जो है फाइनेंस सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि बहुत अधिक दिनों तक मतलब दूसरों पर आश्रित रहकर तैयारी करते रहना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि जॉब के लिए प्रयास करें और एक गवर्नमेंट जॉब इस साल अचीव कर ही लें। कोई भी जॉब आप अचीव करना चाहें, लिस्ट आपके सामने है, सिलेबस आपके सामने है। जिस परीक्षा के लिए सिलेबस आपको अवेलेबल न हो रहा हो उसके लिए आप मुझे बताइए, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड करिए कि कौन सी परीक्षा में इस बार आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग 1 to 5, 6 to 8 सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो करिए, या फिर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी क्षमताओं को समझिए और जॉब के लिए पूरी तरह से लग जाइए और उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करिए। बिल्कुल भी मत सोचिए कि मतलब ये इधर जो समय है आपका उसको इधर उधर बिल्कुल मत गंवाइए। एकदम फोकस रहिए और इस बार फतह कर लीजिए अपनी मंजिल को। ठीक है, बस यही कहना चाहूँगा। वैकेंसीज बहुत सारी आ रही हैं और लगभग हर विभाग में आने वाली हैं और पूरी भी होंगी, क्योंकि सही बात यह है कि चुनावी वर्ष है ना, 2022 में चुनाव होने, तो उसके पहले सभी वैकेंसीज पूरी होंगी भी। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी बहुत ही गहरी संवेदना उन परिवारों से है, उन व्यक्तियों से है जिन्होंने कल उत्तराखंड में हुए जल प्रलय में बहुत अधिक क्षति उठाई है। बहुत सारे लोगों की जान गई है। बहुत ही दुख हुआ इस घटना से। और ये घटना हमें क्या बताती है? ये घटना हमें यही बताती है कि प्रकृति के साथ अत्यधिक छेड़छाड़ बंद होना चाहिए। फिलहाल कल की जो घटना हुई है इसके बारे में आप लोगों ने मीडिया में बहुत कुछ पढ़ा होगा। अब यहाँ पर यही बताना चाहूँगा कि ग्लेशियर टूटने से घटना हुई है। ऋषिगंगा में ग्लेशियर टूटा था और धौलीगंगा में नदियाँ उफना गई थी। 2 जल विद्युत परियोजनाएं पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। 8 लोगों के शव मिले हैं और बहुत सारे लोगों के गायब होने की यहाँ पर सूचना प्राप्त हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक ऐसा फैक्ट है, चिपको आंदोलन का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। चिपको आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ था उसी गांव में जल प्रलय की घटना हुई है। हिस्सों के प्रमुख डॉक्टर अनिल जोशी ने कहा कि जिस रैणी गांव में रविवार को ग्लेशियर टूटने की घटना हुई वह वही गांव है जहां से 5 दशक पूर्व पर्यावरण की रक्षा के लिए मशहूर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन यह आपदा दर्शाती है कि पर्यावरण की सुरक्षा नहीं हुई, या यूं कहिए कि देखिए, सब कुछ जो है हम दूसरों पर नहीं थोप सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक निजी कर्तव्य भी होता है, उसका भी निर्वहन आप लोग करें। पर्यावरण के प्रति जो भी ऐसे कर्म हैं जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, अगर आप उसे नहीं करना चाहते या उसे रोकने में आप सक्षम हैं तो प्रयास करिए। ठीक है, एक एक करके ही 11 होते हैं और दुनिया ऐसे ही बदलती है। कहते हैं ना, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।